आर्यन मीरा की शादी की तैयारियां। खन्ना मेशन में रौनक। खन्ना मेशन अब शादी की रौनक में डूबा हुआ था। हर गलियारे में फूलों की मालाएं लटक रही थीं, मिठाइयों की महक पूरे घर में फैली हुई थी और नौकर इधर-उधर दौड़ रहे थे। किसी को खाना संभालना था, किसी को सजावट और किसी को मेहमानों की लिस्ट। यह आर्यन और मीरा की शादी थी और यह सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि पूरे खन्ना परिवार के लिए एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां राज खुल चुके थे और प्यार ने हर चीज को हरा दिया था। मीरा अपने कमरे में बैठी थी और उसके सामने उसकी शादी की ड्रेस रखी थी। एक लाल लहंगा जो सोने की कढ़ाई से सजा था और उसके ऊपर हीरे के काम थे। उसने उसे अपनी उंगलियों से छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, हमारी शादी हो रही है। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी सिया कमरे में आई। दीदी, तुम्हारी ड्रेस कितनी सुंदर है। मीरा ने अपनी बहन को देखा। सिया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। दीदी, मैंने अब अपना पुराना हैप्पी वाला गेटअप छोड़ दिया है। अब मैं सिया हूं, तुम्हारी बहन। मीरा ने उसे गले लगाया। मुझे पता है सिया, और मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूं। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में प्यार था। बाहर गायत्री जी, कोमल जी और अन्य सजावट में मदद कर रहे थे। हर जगह खुशियां बिखरी हुई थीं। आर्यन ने भी सबको देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। मीरा, अब तुम मेरी होने वाली हो। सिया का नया रूप। जब उसने अपनी असली पहचान को स्वीकार किया, सिया अब अपने असली रूप में थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे, उसने एक हल्का सा लहंगा पहना था और उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। वह आईने के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। मैं सिया हूं, मीरा की बहन, और अब मुझे किसी से छिपने की जरूरत नहीं है। उसने आईने को देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं खूबसूरत हूं। अन्या, जो वहां आई, ने उसे देखा। सिया दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही है। सिया ने अन्या को देखा। थैंक यू अन्या, और अब मुझे दीदी कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। अन्या ने हंसते हुए कहा। ठीक है दीदी। सिया ने अपनी बहनों के साथ समय बिताया और वह खुश थी क्योंकि वह अब अपने असली रूप में थी और उसे कोई छुपाना नहीं था। उसने कबीर को भी देखा जो उसे एक अलग नजर से देख रहा था। सिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ने शर्माते हुए कहा। थैंक यू कबीर, और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा जहां प्यार था और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। अन्या की अर्नव को खोजने की कोशिश। एक नई मुहिम। इसी बीच अन्या ने अपनी नई कोशिश शुरू कर दी थी। वह अर्नव को ढूंढने के लिए बेचैन थी। उसने सोचा। अगर मुझे अर्नव मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और उसकी पुरानी तस्वीरें देखीं जो उसने सिंगापुर में खींची थीं। उसने अपने दोस्तों से भी पूछा। क्या तुम लोगों को उस लड़के के बारे में कुछ पता है? पर सब ने नामे जवाब दिया। मुझे उसे ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो। उसने फैसला किया। मैं अपनी खोज शुरू करूंगी। रात को जब सब सो गए, अन्या ने अपना फोन और लैपटॉप निकाला और वह अर्नव के बारे में सर्च करने लगी। उसने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें खोजीं, पर कोई नतीजा नहीं मिला। वह कहीं न कहीं है। मुझे उसे ढूंढना ही है। उसने अपना मन बना लिया। कल से मैं खुद उसकी तलाश में निकलूंगी। और उसने सोचा। जब मुझे अर्नव मिलेगा तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूं, चाहे कुछ भी हो। सिया की बात जब उसने काया विवेक के बारे में सबको बताया। पार्टी के अगले दिन खन्ना मेशन में एक अजीब सी बात फैल गई। सिया ने सबको बता दिया कि काया और विवेक एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने देखा है, काया दीदी और विवेक भैया एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हों। सब ने हैरानी से विवेक और काया की तरफ देखा। क्या यह सच है? विवेक ने अपना सिर झुका लिया, पर उसके कान लाल हो गए थे। काया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह सच है, और मुझे इस पर गर्व है। सब हंसने लगे और सिया ने कहा। तो अब आप दोनों साथ में रहेंगे?
पर विवेक का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। उसे काया पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि काया उसे भूल गई है और वह किसी और के साथ है। उसने काया की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। आज रात मैं उसे बताऊंगा कि वह मेरी है। विवेक की योजना। जब उसने काया को अकेले पकड़ा, रात हो गई और पूरी हवेली सो गई थी सिवाय विवेक के। वह चुपके से अपने कमरे से निकला और काया के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने बिना दस्तक दिए दरवाज़ा खोला। काया अंदर बैठी थी और उसने विवेक को देखकर हैरानी से कहा, विवेक, तुम यहाँ कैसे? पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे भुला दिया, काया? उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। तुमने सोचा कि मैं किसी और के साथ हूं? काया ने अपना सिर हिलाया। नहीं, विवेक, मैंने तो बस। पर विवेक ने उसे रोका। बस करो। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किसकी हो। उसने काया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। एक जबरदस्ती भरी, गुस्से भरी किस, जो कह रही थी, तुम मेरी हो। काया ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर विवेक ने उसे और कसकर पकड़ा। तुम मुझसे नहीं बच सकती, काया। उसने उसके होठों को चूसा और फिर उसकी गर्दन पर। तुम मेरी हो। उसने काया की गर्दन को काटा बहुत जोर से और काया ने दर्द में कराहते हुए कहा, विवेक, रुको। पर विवेक ने उसे नहीं छोड़ा। काया की बेबसी। जब उसकी ताकत उसका साथ नहीं दे रही थी, काया ने विवेक को धकेलने की कोशिश की, पर उसका शरीर उसके हाथों में अकड़ गया था। उसने कभी किसी को इतना जुनून से नहीं देखा था। विवेक, मुझे छोड़ो, यह सही नहीं है, वह चीखी, पर विवेक ने उसे और पकड़ा। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, काया, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसने काया को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। आज रात मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। उसने काया के कपड़ों को सरकाया और उसके सीने पर चुम्मा दिया बहुत हल्का, पर फिर उसने उसे काटा। यह उस पल के लिए जब तुमने मुझे भुलाने की कोशिश की। काया ने दर्द में कराहते हुए उसके बालों को पकड़ा। विवेक, रुको। पर विवेक ने उसे नहीं छोड़ा। उसने काया के सीने, गर्दन और पेट को काटना शुरू कर दिया, एक एक करके, बिना किसी रुकावट के। काया का शरीर दर्द से तड़प रहा था, पर वह उससे छूट नहीं पा रही थी। विवेक, प्लीज, रुको। वह रोने लगी, पर विवेक ने उसकी बात नहीं सुनी। तुम मेरी हो, काया, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने काया के होठों को अपने होठों से दबा दिया और उसकी जीभ को उसके मुंह के अंदर भेजा। एक गहरी फ्रेंच किस, जो काया की सांसों को रोकने के लिए काफी थी। विवेक की चरम सीमा। जब उसने काया को अपनी बाहों में पूरी तरह कैद कर लिया, विवेक ने काया के शरीर को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन, उसके कंधे, उसके सीने और फिर उसके पेट तक। उसने उसके हर हिस्से को चूमा, काटा और सहलाया, जैसे वह उसे पूरी तरह से महसूस करना चाहता हो, उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। काया का शरीर विवेक के स्पर्श में पिघल रहा था। वह चीख रही थी, पर विवेक ने उसे नहीं छोड़ा। विवेक, मैं बेहोश हो रही हूं, काया ने सिसकते हुए कहा, पर विवेक ने उसे और कसकर पकड़ा। तुम बेहोश हो सकती हो, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने अपनी अंगुलियों को काया के अंदर महसूस किया धीरे धीरे, लेकिन अंदर तक, और उसकी उंगलियां उसके शरीर को खोजने लगीं। काया की सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। विवेक, यह बहुत, क्या कर रहे हो? विवेक ने उसे और गहराई से महसूस किया। तुम्हें महसूस कर रहा हूं, काया। पूरी तरह से। काया का शरीर तड़पने लगा और उसके होठों से एक हल्की सिसकी निकली। विवेक, रुको, मैं नहीं सह सकती। पर विवेक ने उसे नहीं छोड़ा। तुम सह सकती हो, काया, और मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तुम कभी नहीं गई। काया की बेहोशी। जब उसका शरीर हार गया, विवेक की अंगुलियां काया के अंदर घूम रही थीं, धीरे धीरे, गहराई तक जाते हुए, और काया का शरीर उसके हर स्पर्श में हिल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं
और उसके हाथ विवेक के कंधों पर थे। डैश विवेक, मैं नहीं कर सकती, उसने सिसकते हुए कहा। पर विवेक ने उसे और पकड़ा। डैश तुम कर सकती हो काया, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उसने काया के शरीर को पूरी तरह से अपने काबू में ले लिया। उसकी अंगुलियां उसके अंदर और गहराई तक जा रही थीं, और उसका हाथ उसकी कमर पर था जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। काया के होठों से एक कराह निकली। डैश विवेक, मैं बेहोश हो रही हूं। विवेक ने उसे और करीब खींचा। डैश तो बेहोश हो जाओ। डैश डैश काया का डर। जब विवेक का व्यवहार उसे भाया नहीं। कल रात के बाद काया के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वह सुबह उठी और उसके शरीर पर अभी भी विवेक के स्पर्श के निशान थे, चुंबन के निशान, काटने के निशान, और उसकी अंगुलियों का एहसास जो अब भी उसके अंदर गूंज रहा था। पर उसके दिल में प्यार की जगह अब एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। डैश उसने मुझे जबरदस्ती छुआ, उसने मुझे बेहोश कर दिया। यह प्यार नहीं, यह तो जुनून है। उसने अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। डैश मैं उसे माफ नहीं कर सकती। जब विवेक काया के पास आया तो काया ने उसे देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। डैश विवेक, मुझसे दूर रहो। विवेक हैरान रह गया। डैश काया, क्या हुआ? कल रात तो डैश काया ने उसे रोका। डैश कल रात कुछ नहीं था। तुमने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई, तुमने मुझे जबरदस्ती छुआ। विवेक ने अपना हाथ बढ़ाया। डैश काया, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में था, मैंने सोचा कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। पर काया ने उसका हाथ झटक दिया। डैश नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने मुझे बेहोश कर दिया, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। और वह वहां से भाग गई, विवेक को उसी उलझन में छोड़कर। विवेक वहां खड़ा रह गया। उसकी आंखों में दर्द था और उसके दिल में पछतावा था। डैश मैंने क्या किया? मैंने अपने प्यार को चोट पहुंचाई। उसने अपना सिर हाथों में छिपा लिया। डैश मुझे उससे माफी मांगनी होगी और उसे फिर से अपनी तरफ मोड़ना होगा। पर उसे नहीं पता था कि काया अब उससे नफरत करने लगी है और वह उसे वापस पाने के लिए क्या करेगा। कबीर और सिया की बढ़ती नजदीकियां। जब प्यार ने सारी सीमाएं तोड़ दीं। इसी बीच कबीर और सिया के बीच प्यार और गहरा होता जा रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिता रहे थे, बगीचे में चाय पीना, हंसना और एक दूसरे के बारे में जानना। सिया अब पूरी तरह से अपने असली रूप में थी, एक लड़की जो कबीर से प्यार करती थी और जो उसके लिए दुनिया की हर मुश्किल झेल सकती थी। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, कबीर ने सिया का हाथ पकड़ा। डैश सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सिया ने उसे देखा। डैश मुझे भी कबीर। कबीर ने उसके बालों को सहलाया। डैश तुम मेरी जिंदगी हो सिया, और मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। डैश तुम भी मेरी जिंदगी हो कबीर, और मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। और उस पल कबीर ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। काया, जो दूर से यह सब देख रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी ईर्ष्या पैदा हो गई। डैश कबीर और सिया एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और विवेक ने मुझे चोट पहुंचाई। उसने सोचा। डैश शायद मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो मुझे सम्मान दे, न कि मुझे चोट पहुंचाए। एक दिन जब वे बगीचे में बैठे थे, कबीर ने सिया का हाथ पकड़ा। डैश सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सिया ने उसे देखा। डैश मुझे भी कबीर। कबीर ने उसके बालों को सहलाया। डैश तुम मेरी जिंदगी हो सिया, और मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। सिया ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा। डैश तुम भी मेरी जिंदगी हो कबीर, और मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगी। और उस पल कबीर ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। काया, जो दूर से यह सब देख रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी ईर्ष्या पैदा हो गई। डैश कबीर और सिया एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और विवेक ने मुझे चोट पहुंचाई। उसने सोचा। डैश शायद मुझे भी किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो मुझे सम्मान दे, न कि मुझे चोट पहुंचाए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डैश शायद मैं भी कभी किसी से प्यार करूं जो मुझे वह प्यार दे जो मैं चाहती हूं। आर्यन मीरा की शादी की तैयारियां जब पूरी हवेली रौनक में डूब गई।
खन्ना मेशन अब शादी की रौनक में डूबा हुआ था। फूलों की मालाएं, मिठाइयाँ और हर जगह खुशियाँ बिखरी हुई थीं। मीरा अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित थी और आर्यन उसे खुश देखकर और भी खुश हो रहा था। मीरा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आर्यन ने उसकी तारीफ की। मीरा ने शर्माते हुए कहा तुम भी, आर्यन। सिया ने मीरा को शादी की ड्रेस पहनने में मदद की दीदी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मीरा ने अपनी बहन को गले लगाया धन्यवाद, सिया। तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। और दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया जहाँ प्यार और खुशी थी। कबीर और विवेक ने भी शादी की तैयारियों में मदद की। वे सामान लेकर आए, सजावट में मदद की और मेहमानों की लिस्ट बनाई। पूरा परिवार एकजुट हो गया था और वे सब मीरा आर्यन की शादी को यादगार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। अन्या की अर्नव को खोजने की कोशिश जब उसने अपनी खोज शुरू की। इसी बीच अन्या ने अर्नव को खोजने की अपनी कोशिश जारी रखी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, सोशल मीडिया पर सर्च किया और हर जगह उसकी तस्वीरें ढूंढीं पर कोई नतीजा नहीं मिला। अर्नव कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है, उसने फुसफुसाया और उसकी आंखों में एक जिद थी मैं उसे ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो। उसने अपना फोन उठाया और उसकी पुरानी तस्वीरें देखी वह कहीं न कहीं है और मुझे उसे पाना है। उसने अपनी खोज को और गहरा कर दिया। उसने उन जगहों को सर्च किया जहां वह जा सकता था और उसने अपने कुछ करीबी लोगों से संपर्क किया, पर अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला था। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने सोचा जब तक मुझे अर्नव नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। राकेश के खिलाफ आर्यन की आखिरी चाल। जब उसने अपना शिकार किया, आर्यन ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था राकेश के खिलाफ। उसने काया को बुलाया और उससे कहा काया, मुझे राकेश के खिलाफ सबूत चाहिए, इतने मजबूत सबूत कि वह कभी उठ न सके। काया ने सिर हिलाया मैं तुम्हारे साथ हूं, आर्यन ने अपने आदमियों को भेजा और उन्होंने राकेश के हर कदम पर नजर रखी। जब सबूत इकट्ठे हो गए तो आर्यन ने राकेश का सामना किया राकेश, तेरी करतूतों का अंत आ गया है। राकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली मैं हार गया। आर्यन ने उसे एक मौका दिया तू जिंदा रहेगा, पर अपनी सारी ताकत, सारी दौलत और सब कुछ खो देगा। और राकेश को उसके सब कुछ से वंचित कर दिया गया। वह अब कुछ नहीं था, बस एक जिंदा लाश। रात का अंत जब प्यार और भाईचारे ने जीत हासिल की। रात हो गई और सब अपने अपने कमरों में चले गए। मीरा और आर्यन ने एक दूसरे को गले लगाया तुम मेरी हो, मीरा, और मैं तुम्हारा हूं। काया और विवेक ने भी अपने मतभेदों को भुलाने की कोशिश की, पर काया अभी भी विवेक से नाराज थी। कबीर और सिया एक दूसरे के करीब बैठे थे और उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। और अन्या ने अपनी खोज जारी रखी अर्नव, मैं तुम्हें ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो। The Mafia King's Bride Episode 19, Haldi Ki Masti और अर्नव की एंट्री, Part 2। हल्दी की सुबह जब पूरे घर में रंग घुल गए। शादी से एक दिन पहले खन्ना मेशन में हल्दी की रस्म का दिन था। सुबह की धूप पीली थी मानो वह भी इस रंग में घुलना चाहती हो। पूरी हवेली में हल्दी की खुशबू थी और हर जगह पीले रंग की चमक बिखरी हुई थी। नौकर दौड़ रहे थे और परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी जगह तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन मस्ती, शरारत और रंगों का दिन था। मीरा एक कुर्सी पर बैठी थी और उसके आसपास पीले रंग का सामान बिखरा था। उसकी आंखों में खुशी और उत्साह दोनों थी। वह जानती थी कि आज उसके जीवन का सबसे खास दिन है, पर उससे भी ज्यादा आज पूरे परिवार का दिन था, हंसी, मस्ती और शरारतों का दिन। कबीर, विवेक और रेयांश की मस्ती। जब तीनों ने हल्दी को युद्ध बना दिया। हल्दी की रस्म शुरू होते ही कबीर, विवेक और रेयांश ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीनों ने हल्दी का पूरा कटोरा उठा लिया और एक दूसरे को पीला करने के लिए भागने लगे। कबीर ने विवेक पर हल्दी का छींटा मारा यह लो, तुम्हारी हल्दी। विवेक ने पलटवार करते हुए कबीर के चेहरे पर लगाया यह लो, तुम्हारी खुशी।
रेयांश ने बीच में आकर दोनों को पीला कर दिया डैश। तुम दोनों को एक साथ। तीनों भाई आपस में लड़ रहे थे जैसे कोई युद्ध हो, पर युद्ध के बजाय यह प्यार का खेल था। गायत्री जी ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा डैश, ये तीनों तो पागल हो गए हैं। कोमल जी ने कहा डैश, पर मजा तो आ रहा है न। सब हंसने लगे क्योंकि तीनों भाई हल्दी में इस कदर भीग चुके थे कि वे पहचानने लायक नहीं रह गए थे। कबीर ने कहा डैश, आज कोई नहीं बचेगा, और उसने रेयांश को जमीन पर गिरा दिया डैश, यह तुम्हारी सजा है। रेयांश ने चीखते हुए कहा डैश, भैया मुझे माफ कर दो, पर कबीर ने उसे और पीला कर दिया डैश, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। सिया और विवेक की मस्ती। जब दोस्तों ने हल्दी को और भी मजेदार बनाया। सिया, जो अब अपने असली रूप में थी, विवेक के साथ खड़ी थी। दोनों ने मिलकर कबीर और रेयांश को हल्दी लगाने की योजना बनाई थी। सिया ने विवेक से कहा डैश, बड्डी, आज हम दोनों मिलकर इन्हें पीला करेंगे। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा डैश, तो चलो युद्ध शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर कबीर पर हल्दी का हमला किया और कबीर इतना पीला हो गया कि वह खुद को आईने में देखकर हंस पड़ा डैश, तुम दोनों ने मेरा क्या हाल कर दिया। सिया और विवेक ने हाथ मिलाए डैश, हमारी जीत। पर विवेक ने अचानक सिया के चेहरे पर हल्दी लगा दी डैश, यह तुम्हारी सजा है। सिया चीख पड़ी डैश, विवेक, तुमने मेरे साथ धोखा किया। विवेक ने हंसते हुए कहा डैश, यह तो बस शुरुआत है मेरी बड्डी। और वह सिया के पीछे भागा जैसे दो बच्चे खेल रहे हों। सब ने उन्हें देखा और सब हंसने लगे क्योंकि उनकी यह दोस्ती सबको बहुत प्यारी लगती थी। रेयांश और कबीर की शरारत अन्या को निशाना बनाना। इसी बीच रेयांश और कबीर ने मिलकर एक और प्लान बनाया, अन्या को हल्दी में भिगोना। अन्या पास ही खड़ी थी और वह सिया और विवेक की मस्ती देख रही थी, तभी रेयांश और कबीर ने उसे घेर लिया। अन्या ने उन्हें देखा और उसकी आंखें फैल गई डैश, तुम दोनों क्या कर रहे हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा डैश, तुम्हें हल्दी से नहलाना है। अन्या ने भागने की कोशिश की, पर रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया डैश, तुम कहाँ भाग रही हो बहन। और दोनों ने मिलकर अन्या पर हल्दी का पूरा कटोरा उड़ेल दिया डैश, यह तुम्हारी सजा है अन्या ने चीखते हुए कहा डैश, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। पर वह हंस रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यह सब प्यार है। सब ने उन्हें देखा और सब हंसने लगे डैश, ये तो हमारी अन्या को भी पीला कर दिया। अन्या ने हंसते हुए कहा डैश, तुम सबको बदला मिलेगा। और वह भी उनके पीछे भागी जैसे कोई छोटी बच्ची अपने बड़ों से बदला लेना चाहती हो। अर्नव की एंट्री। जब उसने मीरा और सिया को देखा हल्दी की मस्ती के बीच, हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक काली कार रुकी। कार से उतरा एक आदमी, लंबा, स्मार्ट और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। वह था अर्नव, सिया और मीरा का भाई। उसने हवेली के अंदर कदम रखा और उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमी। उसकी नजरें मीरा और सिया पर टिकीं और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। मीरा, सिया, तुम दोनों यहाँ हो। उसने अपनी बाहें फैलाईं और दोनों बहनों को गले लगा लिया डैश, मैं तुम दोनों को ढूंढता रहा। मीरा और सिया ने अर्नव को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले डैश, भाई तुम कैसे आए। अर्नव ने उन्हें देखा डैश, मुझे पता चला कि तुम दोनों इस घर में हो और मैं तुम्हें मिलने आया हूं। अन्या से दूरी। जब अर्नव ने अन्या को नजरअंदाज कर दिया। अन्या, जो पास में खड़ी थी, ने अर्नव को देखा और उसका दिल धड़कने लगा। वह उसी अर्नव को ढूंढ रही थी, भी आदमी जिसने सिंगापुर में उसकी जान बचाई थी। वह उसके पास आई डैश, अर्नव, मैं अन्या हूं, क्या तुम्हें मुझे याद है। पर अर्नव ने उसे एक बार देखा और फिर अपनी बहनों की तरफ मुड़ गया डैश, मीरा, सिया, मुझे तुम दोनों से बहुत कुछ बात करनी है। उसने अन्या को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे वह उसके लिए कोई अजनबी हो। अन्या का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने मुझे नहीं पहचाना या उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया, उसने सोचा और उसका दिल टूट गया। वह वहां से चली गई। उसके कदम भारी थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेयांश ने उसे देखा डैश, अन्या, तुम्हें क्या हो गया। अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वह सीरिया चढ़ गई
और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वह अर्नव से मिलना चाहती थी, पर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। शायद मैं उसके लिए कोई नहीं हूं, उसने फुसफुसाया और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। रात का अंत जब सिया और मीरा ने अर्नव को सब कुछ बताया। रात हो गई और सिया और मीरा ने अर्नव को सब कुछ बताया, कैसे वे इस घर में आईं, कैसे उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और कैसे आर्यन ने उनकी रक्षा की। अर्नव ने सब कुछ सुना और उसने गहरी सांस ली। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूं। उसने सिया को देखा। तुमने हैप्पी बनकर इतना बड़ा जोखिम लिया। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे करना था भाई। और अर्नव ने उन दोनों को गले लगाया। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं। पर अन्या, जो दूर खड़ी थी, ने यह सब देखा और उसके दिल में एक बात थी। अर्नव मुझसे दूर क्यों है? क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं हूं? और उसने उस सोच को दबा दिया, क्योंकि शायद इसका जवाब उसे बाद में मिलेगा। संगीत की शाम जब पूरा घर जश्न में डूब गया। शादी से एक रात पहले खन्ना मेशन में संगीत की रस्म थी। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हर जगह रंग बिरंगी लाइटें, फूलों की मालाएं और संगीत की धुनें गूंज रही थीं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने पारंपरिक कपड़ों में सजे धजे थे। गायत्री जी की साड़ी में सोने की कढ़ाई चमक रही थी, कोमल जी के गहने झिलमिला रहे थे और अन्या ने एक सुंदर लहंगा पहना था। भले ही उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, पर उसने खुद को संभाला था। मीरा ने लाल रंग का लहंगा पहना था, जो उसके गोरे रंग पर और भी सुंदर लग रहा था। उसके बालों में मोगरे के फूल लगे थे और उसके हाथों में मेहंदी के गहरे रंग के निशान थे। आर्यन ने उसे देखा और उसकी सांसें थम गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो मीरा। मीरा ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। तुम भी आर्यन। आर्यन ने काला शेरवानी पहना था, जिस पर सोने की कढ़ाई थी और उसके चेहरे पर वही डेविलिश मुस्कान थी। संगीत शुरू हो गया। गायत्री जी ने अपनी पुरानी लोरी गाई, कोमल जी ने शादी के गीत गाए और अन्या ने रेयांश के साथ डांस किया। सिया और विवेक ने मिलकर एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दिया। सिया ने कबीर के साथ डांस करने से मना कर दिया था, क्योंकि वह विवेक के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाना चाहती थी। कबीर ने उसे देखा और उसकी आंखों में जलन थी। सिया मेरे साथ क्यों नहीं डांस कर रही? पर विवेक ने उसे एक आंख मारी। वह मेरी बर्थडे है कबीर। कबीर ने गुस्से में अपना सिर हिलाया, पर वह हंसने लगा। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। और सब हंसने लगे। बाथरूम का रोमांस जब आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में कैद किया। संगीत की रस्म के बीच मीरा बाथरूम में गई। वह अपने कपड़े ठीक करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, पीछे से आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कहाँ भाग रही हो मीरा? उसने मीरा को अपनी बाहों में कैद किया और उसके कान में फुसफुसाया। आज रात मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मीरा ने उसे धकेलने की कोशिश की। आर्यन, बाहर सब है, क्या कर रहे हो? पर आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी हो मीरा। उसने मीरा को दीवार से लगाया और उसके होठों को अपने होठों से दबा दिया। एक गहरी, लंबी किस, जो मीरा की सांसों को रोकने के लिए काफी थी। मीरा ने उसे वापस किस किया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने मीरा की गर्दन पर चुम्मा दिया, बहुत हल्का, और फिर उसके कंधे पर, और फिर उसके सीने के पास। तुम बहुत खूबसूरत हो मीरा। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन, कृपया, मैं तैयार नहीं हूं। पर आर्यन ने उसे और करीब खींचा। तुम तैयार हो मीरा, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम कभी नहीं गई। उसने मीरा के कपड़ों को सरकाया, पहले उसका कंधा, फिर उसकी बाजू और फिर उसकी कमर। मीरा ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन, नहीं, हम बाथरूम में हैं। पर आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं। तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मीरा के सीने पर चुम्मा दिया, बहुत हल्का, और फिर उसके पेट पर। तुम मेरी हो मीरा, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मीरा ने उसे धकेलने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसे और कसकर पकड़ा। अगर तुमने मुझसे इनकार किया, तो मैं तुम्हें ऐसी जगह किस करूंगा कि तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी, समझी?
मीरा की आंखें फैल गई डैश। आर्यन, तुम पागल हो गए हो? आर्यन ने शैतानी मुस्कान दी डैश। हाँ, तुम्हारे लिए। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे फिर से किस किया, इस बार और गहरा और ज्यादा। मीरा ने उसे वापस किस किया पर उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने उसे महसूस किया, उसके शरीर की गर्मी, उसकी बेचैनी और उसका प्यार डैश। तुम मेरी हो मीरा, और मैं तुम्हारा हूं। मीरा ने उसे गले लगाया डैश। और मैं तुम्हारी हूं आर्यन। और वे दोनों उसी प्यार में खो गए जहां कोई डर नहीं था, बस एक दूसरे के लिए प्यार था। सिया और कबीर की आइसक्रीम रोमांस। जब मिठास ने प्यार का रूप लिया। संगीत के बीच सिया और कबीर एक अलग ही दुनिया में थे। वे बगीचे में बैठे थे, उनके हाथों में आइसक्रीम के 2 कप थे और उनके बीच एक अजीब सी मिठास थी। कबीर ने सिया के सामने बैठकर कहा डैश। सिया, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिया ने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया डैश। तुम भी कबीर। कबीर ने अपनी आइसक्रीम का एक चम्मच उठाया और सिया के होठों के पास ले गया डैश। खाओ। सिया ने उसे देखा और फिर उसने चम्मच से आइसक्रीम खाई डैश। यह बहुत मीठी है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा डैश। तुमसे भी मीठी। सिया ने उसे एक झटका दिया डैश। तुम बहुत शरारती हो कबीर। पर उसकी आंखों में प्यार था। कबीर ने अपनी आइसक्रीम का एक हिस्सा सिया के गाल पर लगा दिया डैश। यह तुम्हारी सजा है सिया। सिया ने उसे देखा और उसने भी अपनी आइसक्रीम कबीर के चेहरे पर लगा दी डैश। यह तुम्हारी सजा है। दोनों हंसने लगे और फिर कबीर ने सिया को अपनी बाहों में भर लिया।